हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा। और काफ़ी दिनों से कुछ वीडियोस रेगुलर वगैरह नहीं आ रही थी बिकॉज जब एक ट्रांजिशन होती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जो कि एंटायरली डिफरेंट हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल होने में। और अब ऑलमोस्ट थिंग्स हैव स्टार्टेड मेकिंग सेंस टू मी और अब हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं वीडियोस। और वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली वीडियो यही वाली है जिसमें हम बात करेंगे IBPS PO मेंस की। देखो, जो जॉब मैंने भी ले रखी है वो भी IBPS PO को ही क्लियर करके ली हुई है। तो आई हैव बीन देयर, आई हैव क्लियर दिस एग्ज़ाम। तो मैंने कैसे अपने टाइम में बहुत अच्छे से प्लान करके पढ़ाई की थी उस बारे में बात करेंगे। जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे और जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब कैसे कवर करने हैं अगले 15-14 दिनों में। ठीक है, 14-15 दिनों में कैसे वो कवर कर सकते हैं उसी पे पूरी वीडियो रहेगी। अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे चैनल है चैंपियंस ऑफ रवि शर्मा एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिफोर वी स्टार्ट, 3 फ्री मॉक और 9 फुल लेंथ मॉक। यहाँ एक लिखा है बट ये 3 एक्चुअल में फ्री, तो टोटल 12 मॉक आपको मिल सकते हैं 199 में। पहले आप जाके वो 3 सॉल्व कीजिए मॉक टेस्ट, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ये 199 वर्थ इट अमाउंट है। उसके ऊपर भी आप RKS 12 लगा के 12% और ऑफ ले सकते हैं IBPS PO मेंस मॉक टेस्ट पे, जो कि आपको guidely.com पे मिलेगा। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ठीक है, तो जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं हम उन पे डायरेक्टली जंप करते हैं और लास्ट में थोड़ी सी अच्छी बात पॉजिटिविटी की भी कर लेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि इंग्लिश पे आपको कैसे वर्क करना है। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको क्वांट और रीजनिंग में ज़्यादा प्रैक्टिस करके इस टाइम बहुत फ़ायदा हो जाएगा तो वो बात भी सही नहीं है, मतलब एंटायरली सही नहीं है। बाकी फ़ायदा तो थोड़ा बहुत होना ही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेंगे वो यही 2 सब्जेक्ट है, इंग्लिश एंड GA। इंग्लिश में आपको एक डिस्क्रिप्टिव भी आता है और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्टिव पे ही लाऊंगा। ठीक है, तो इंग्लिश में देखो करना कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा रीडिंग दोबारा करते रहो। एक तो रीडिंग इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो मॉक टेस्ट में आप जो भी आपके सवाल आ रहे हैं इंग्लिश में वो सारे सवाल आपको अच्छे से करने हैं। और एक मैजिक नोटबुक का कंसेप्ट बताया था, उसमें यही बताया था कि जिस पे अगर आप मेरी तरह एक नॉर्मल एस्पिरेंट है जो कि ग्रामर ज़्यादा याद नहीं रख पाता और सिर्फ अपनी इंट्यूशन बेस्ड और जो रीडिंग से उसने अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज़ ग्रैब की है उसी से अगर वो इंग्लिश सॉल्व कर रहा है तो आपको देखो ये मैजिक नोटबुक वाला कंसेप्ट लाना पड़ेगा। इसमें यही है कि जो आपके जो सवाल गलत होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो कि आप वहाँ पे क्या इंट्यूशन लगा रहे थे ये सोचने की कोशिश करो और फिर अपनी इंट्यूशन सही करो। और ये देखो कि आंसर वाले ने क्या इंट्यूशन लगाई है या फिर क्या रूल लगाया है और मैं इंट्यूशन में कहाँ पे डेविएट कर रहा हूँ। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे ये चीज़ें जो यहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं वो वहाँ नहीं करेंगे, और अगर वहाँ नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो इंग्लिश में आप रीडिंग से थोड़ा इंटैक्ट रहो, थोड़ा समझ के रीडिंग करो और जो मॉक में सवाल आते हैं उनको दोबारा ट्राई करो। सेकंड सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस। देखो, अब 2 टाइप के लोग हैं। एक तो वो जिन्होंने जनरल अवेयरनेस काफ़ी टाइम से ठीक ठाक की हुई है और वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो जनरल अवेयरनेस में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है, दूसरे वो जिन्होंने मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया होगा या फिर थोड़ा बहुत किया होगा तो उनको बहुत डर लग रहा है। तो देखो, डरने की तो कोई बात नहीं है, मतलब आप यहाँ तक पहुँच गए, आप थोड़ा सा फेयरलेसली खेलोगे तभी आपको ज़्यादा चांसेस होंगे सेलेक्ट होने के। तो आपने क्या करना है, देखो 2-2 दिन में आपको एक दिन का 1-1 महीने का कवर करना पड़ेगा। तो बेस्ट सोर्स तो स्टडी IQ का जो टॉप 300 होता है वो होता है। सेकंड बेस्ट सोर्स होता है कि जो भी आप अफेयर्स क्लाउड या फिर किसी के भी क्विजेज सॉल्व कर लो और जो उनके मंथली PDFs वगैरह आते हैं वो पढ़ लो। और एक ग्रेड अप का कंसोलिडेटेड टॉर्नेडो का PDF आता है वो भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं GA में। साथ में जो मॉक्स में सवाल आते हैं उन पे भी स्पेशल फोकस रखना क्योंकि वो काफ़ी रिसर्च्ड होते हैं। तो अब आप ये बोलोगे कि सर कहना आसान है, होता नहीं है। तो देखो, अब करना तो आपने, मेरे टाइम पे मैंने भी कर लिया था और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे GA में। तो मैं चाहता हूँ आप भी बहुत अच्छा स्कोर करें और स्कोर ऐसे ही होगा कि बार बार रेपिटेशन प्रोसेस आप अप्लाई करो और उसको रिटेन करने की कोशिश करो और रिटेन हो जाएगा अगर आपने मतलब 1-2 या 3 बार रिवाइज कर लिया अच्छे से। तो कॉन्फिडेंट रहना और ये मत सोचना कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है और वो वहाँ पे आपको रिटेन रह जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ है क्वांट और रीजनिंग। देखो, क्वांट और रीजनिंग, क्वांट में तो बहुत ज़्यादा लीड शायद 1-2% लोग ही ले पाते हैं, आपके और मेरे जैसे लोग कम ले पाते हैं क्वांट में लीड। लेकिन
आपको स्पेशल फोकस किस चीज़ पे करना है, डीआई पे करना है। और डीआई कब स्ट्रांग होती है, जब आपका परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन अच्छे से आपको आता हो और आप थोड़ी सी मेंटल कैलकुलेशन अच्छी खासी कर लेते हो और आपको परसेंटेजेस वाला चैप्टर आता हो, प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर आता हो। और बेसिक मतलब अगर देखो केसलेट डीआई आती है ना वहाँ पे, तो बड़े सिंपल फार्मूला बेस्ड टाइप पे ही होती है। और अरिथमेटिक के जो सिंपल जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो टॉपिक्स हैं वो आपको अगर बेसिक सुन के पता है तो आप जो ये केसलेट वाली डीआईज होती हैं ये भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपने फोकस किस पे करना है कि जो मॉक में आपको डीआई के बहुत सारे सवाल आएंगे, भर भर के डीआई आएगी पेपर में भी और मॉक्स में भी, तो आपको वो सवाल बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं। और कहीं कहीं आपसे नहीं सॉल्व होंगे तो आप देखोगे उनमें क्या टेक्निक है, क्योंकि एक देखो सारे ही सब्जेक्ट्स का एक है ना सराउंडिंग होती है कि इस सराउंडिंग के बाहर से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। मतलब एक दायरा होता है ना हर चीज़ का, तो इन चीज़ों का भी दायरा है कि IBPS PO मेंस लेवल में कितने दायरे तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो दायरा कवर कैसे होगा, अगर आप देखो क्वांट और रीजनिंग के लिए सिर्फ मैं यही बोलूँगा कि आप जो मॉक में सवाल है उनको एक एक दो बार अच्छे से कर लेना, क्योंकि और ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अब आपको भी पता है कि आपको 6-7 मॉक देने हैं, 7 या 8 मॉक दे दोगे अगर आप और उनको अच्छे से एनालाइज कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और क्वांट और इसके अलावा इंग्लिश और जीए, इंग्लिश में और जीए में थोड़ी क्विजेस भी एक्स्ट्रा आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ज़्यादा तो ये मैं बस इतना यही बोल रहा हूँ कि आप कीप इट सिंपल। इफ़ यू कीप इट सिंपल यू विल हैव ग्रेटर चांस टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, ठीक है। और कोई बहुत बड़ा पेपर नहीं आने वाला है और 50% भी अगर आपने स्कोर कर लिए तो आप एक टॉपर लिस्ट में ही माने जाओगे, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको फोकस किस पे करना है, जो मिसलीनियस सवाल होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत सारी पजल्स वहाँ सॉल्व कर दूंगा तो एक्चुअल रियल टाइम में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर आप मेरे जैसे ही एक एवरेज एस्पिरेंट है तो आपको रीजनिंग में क्या करना है कि मिसलीनियस सवालों पे इतनी पकड़ बनानी है कि वहाँ पे अगर आपने सारे मिसलीनियस सवाल भी कर दिए और जो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है अगर वो भी कर दिए। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आप मतलब तभी करना अगर आपकी यहाँ पे एक्यूरेसी मतलब 70-80% है, तो वहाँ पे भी आपकी वही रहेगी, क्योंकि सोचने का तरीका होता है जो कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटीज़ और जो अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हम लोग डेवलप करते हैं उसी पे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जो अफर्मेशंस वगैरह जो भी आते हैं, असर्शन रीजन, ये वाले क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग के, तो ये उसी पे बेस्ड होते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। तो अगर आपके यहाँ सही हो रहे हैं तो वहाँ भी सही हो जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आप बिना डरे वही इंट्यूशन लगाएं, ठीक है। और रीजनिंग में तीसरी चीज़ आती है पजल। पजल अगर आप 1 या 2 भी वहाँ पे सॉल्व कर दें रियल टाइम बेसिस पे तो यू विल हैव अ गुड स्कोर इन रीजनिंग एज वेल, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। ये चारों सब्जेक्ट जो मेन होते हैं इंग्लिश, जीए, क्वांट, रीजनिंग, ये मैंने आपसे बात कर ली। अब जो 5वां सेक्शन होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव। तो देखो डिस्क्रिप्टिव में बहुत बच्चे डरते हैं। कई बच्चों के मुझे ऐसे भी मैसेज आए हैं कि सर मैंने कभी डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखा, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे को बताओ मैं कैसे मतलब क्लियर कर सकता हूँ डिस्क्रिप्टिव भी। देखो डिस्क्रिप्टिव में अच्छे मार्क्स लेने के लिए 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है कि आप जो स्पेलिंग मिस्टेक है ना वो बिल्कुल मत करें, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे ध्यान रखना। दूसरी चीज़ है ग्रामेटिकल एरर ना करें, सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक रखें, छोटे रखें। और तीसरी चीज़ है कि आप फॉर्मेट को ना बदलें। देखो अगर कोई भी ऐसे या लेटर है, ठीक है, लेटर में तो इनफॉर्मल लेटर में तो देखो कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्मेट है नहीं, लेकिन फॉर्मल लेटर में फॉर्मेट ही ऐसा है कि आपको मतलब आधी चीज़ें तो वही लिखनी है हमेशा, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर लिखने का ये भी फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़, अगर कोई भी लेटर या ऐसे है जो ये चीज़ है वो मेरे को बहुत काम आई है और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर कोई भी आपको टॉपिक आ जाए तो सिर्फ उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कौन सा, इंट्रोडक्शन, सेकेंड होता है बॉडी और थर्ड होता है उसका कंक्लूजन, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखना होता है हमें, देखो पहला ये होता है कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमेशा यही लिखना होता है कि ये प्रॉब्लम क्या है या फिर ये टॉपिक क्या है, ये कहाँ से मतलब हिस्ट्री क्या है इसकी या फिर इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इंट्रो पार्ट में ये होता है। और बॉडी में क्या होता है, बॉडी में होता है कि उसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं या फिर उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, ये बॉडी में लिखना होता है। और कंक्लूजन में क्या लिखना होता है कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है या फिर ये अभी जो चल रहा है तो इसको आप कहाँ देख रहे हैं आगे, ठीक है, या फिर इससे मतलब कितना फ़ायदा हुआ है लोगों को।
और मतलब आप इसमें क्या वैल्यू ऐड करना चाहते हैं या फिर सरकार को क्या करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है एक डिस्क्रिप्टिव में, एक प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव में। अगर आप ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर नहीं करेंगे, तो आप 25 में से 18-20 मार्क्स ले लेंगे, और वो बहुत अच्छे मार्क्स हैं इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, सारे सब्जेक्ट भी बता दिए, डिस्क्रिप्टिव भी बता दिया। डिस्क्रिप्टिव पे एक और अच्छी वीडियो लाएंगे जिस पे मैं अपने लिखे हुए भी कुछ ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे और लेटर्स जो मैंने अपने टाइम पे 2019 या फिर 2020 में लिखे थे, ठीक है। इसके बाद लास्ट चीज़ है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में क्या करना है, मॉक टेस्ट अभी मैंने आपको बताया देना अच्छे से ही है। कोई भी मॉक टेस्ट आपने ऐसे नहीं देना कि सबमिट करके आप बाद में सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि आपको अगर आप सबमिट करके सॉल्व कर रहे हो तो आप सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन वो प्रेशराइज सिचुएशन में सॉल्व करना और ऐसे बैठ के सॉल्व करने में बहुत फ़र्क है। तो इसलिए आप ये ज़रूर सोच लेना कि आपको जो सॉल्व करना है भाई वो कैसे करना है, प्रॉपर टाइमिंग के साथ, ताकि आपकी इंड्योरेंस भी बढ़ जाए, आप प्रेशर को भी हैंडल करना सीख जाएं। और आप फिर मॉक को जब एनालाइज करेंगे तब भी तो आपको पता चलेगा कि जब उस टाइम पे जब वो एक क्लॉक टिक कर रही थी ऊपर, उस टाइम आप क्या सोच रहे थे और अब आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट को अच्छे से रिलीजियसली देना, एंड मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनालाइज को लोग बहुत ही फैंसी तरीके से समझाते हैं, बट मैं एनालाइज को सिर्फ एक ही तरीके से समझाना चाहता हूँ कि एनालाइज का सिंपल मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई सवाल एक्चुअल एग्जाम में आ जाए तो आप वहाँ पे गलती ना करो, बस इतना सा मतलब है एनालाइज का। तो आपको अगर एक बार भी आपने सॉल्व कर लिया वो सवाल, तो आपको एनालाइज हो जाएगा वो अच्छे से मॉक। और जो लास्ट चीज़ है, 7वीं चीज़ और मेरी फेवरेट चीज़, वो है कि बिना हैशटैग सेल्फ बिलीव के तो ये काम नहीं हो सकता, ये पेपर क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि आपकी तैयारी 100% है, क्योंकि 100% जैसा तो कुछ है ही नहीं। आपको तो परसेंटाइल में बात करनी है, मॉक में भी और मतलब परफॉर्मेंस में भी। तो आपको क्या करना है कि सेल्फ बिलीव रखना है कि हाँ यार, मैंने अगले 14-15 दिन में बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि मैं अपने आप को बेस्ट चांस दे सकूं, ठीक है। और अगर आप अपनी मेहनत पे और अपने ऊपर भरोसा रखोगे, अपनी एबिलिटीज़ पे शक नहीं करोगे, डाउट नहीं करोगे अपनी एबिलिटीज़ पे, तो आपके लिए ये एग्ज़ाम क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन मैं मेंस का पेपर दे के आया था, मुझे ये पता था कि यार मेरा बहुत अच्छा तो पेपर नहीं हुआ, बट मुझे ये भी पता था कि अगर मेरा नहीं हुआ तो फिर लोगों का भी तो उसी लेवल का हुआ होगा, क्योंकि मैंने तो ठीक ठाक तैयारी की थी। और आपकी जिस भी लेवल की अभी तैयारी है, अगले 14-15 दिन अपने आप को अच्छे से दे दो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे पाओगे अपने आप को, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर IBPS PO मेंस, and I'll keep bringing videos for you and some good thoughts I'll share with you as well. तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी तो आपको जो करना आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। एंड आप बिना थके पढ़ो और अपने आप को ब्रेक दो अगर आपको चाहिए तो। बाकी थैंक यू वेरी मच, स्टे इन टच एंड ऑल द बेस्ट फॉर IBPS PO मेंस।